हे स्मार्ट पीपल, और क्या हाल है। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और हमारी आज एक छोटी सी मुलाकात है, छोटा सा चैप्टर है हमारा। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जो कि चैप्टर है, आप जानते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। बाय द वे, इस चैप्टर में आपके दो टॉपिक्स हैं, एक है आपका प्लांट ब्रीडिंग और एक है आपका एनिमल ब्रीडिंग, राइट। सर, पहले प्लांट की ब्रीडिंग की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आप जानते हैं कि यार फूड की बात हो रही हो और प्लांट्स पिक्चर में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। और आप जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो मतलब बेस है हमारे इस फूड साइकिल का। तो एवरी अदर ऑर्गेनिज्म इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स, तो इसलिए हम इनका जिक्र पहले कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सवाल ये भी आता है कि यार इस चैप्टर की शुरुआत कब हुई, कब हमें ज़रूरत पड़ी इस चैप्टर की। तो यार ये कहानी जो है शुरुआत होती है आपके इंडिपेंडेंस से पहले, जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था। तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो खाना था, वो जो ब्रिटिशर्स थे वो वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स लड़ रहे थे उनके पास भेजा जा रहा था, जिस वजह से इंडिया के अंदर बंगाल फेमाइन आ गया था, राइट। तो उस टाइम पे काफ़ी लोग खाने की वजह से मरे थे, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया या खाना प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो उस टाइम पे हमने सीखा कि यार नहीं, खाना भी काफ़ी ज़रूरी है, मतलब खाने की वजह से भी डेथ हो सकती है। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हमने 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेके आए, जिसपे गवर्नमेंट ने, लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया इस एग्रीकल्चर वाले सेक्टर के अंदर। जो फार्मर्स थे वो भी अपने ट्रेडिशनल वे से अब कन्वेंशनल वे पे जंप कर चुके हैं। पहले के टाइम पे वो बुल कार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, या खुद ही अपने हाथों से खेतों को जोतते थे, या वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते थे। मगर आज के टाइम पे हम जानते हैं कि वी आर हैविंग द कन्वेंशनल मेथड, जहाँ पे हम बड़े बड़े ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, डिसीज रेसिस्टेंट सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इतना सारा इन्हेंसमेंट, इतना सारा इम्प्रूवमेंट हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये हमारे इंडिया में 62% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी देता है ना, और 33% जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत कुछ हमें जानना है ना। तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत डेटा है, थोड़ी बहुत थ्योरी है, दोनों ही बातें हम जान रहे होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड मेरा नाम है लक्ष्य, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हमारी इस मुलाकात में मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल पर, जो कि है नीट निकेतन। आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार हम एक सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे। वो सवाल क्या है? वो सवाल है वाई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इस प्लांट ब्रीडिंग नाम के टॉपिक की। तो पहले हम समझते हैं कि यार ये प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है एक्चुअली में, है ना। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? तो हम कहेंगे कि यार देखो, प्लांट ब्रीडिंग जो है, प्लांट और ब्रीडिंग मतलब उसे ग्रो करवाना। तो प्लांट को ग्रो करवाना इज प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। प्लांट को ग्रो करवाना इज द प्लांट ब्रीडिंग। अब क्यों ग्रो करवा रहे हैं, पहला सवाल ये आता है, ठीक है। तो उसके तीन कारण है कि यार हमारे पास जो प्लांट्स अभी इस टाइम पे अवेलेबल हैं, हम चाहते हैं कि यार जो हमारे पास वेराइटीज आए वो उससे बेटर आए जो एग्जिस्टिंग पे हमारे पास है। तो उसमें क्या बेटर कर सकते हैं? पहली चीज हम कर सकते हैं कि यार उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस से टॉलरेंस दी जाए, कि मतलब हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ वाटर, इन कंडीशंस को वो सर्वाइव कर पाए, टॉलरेट कर पाए। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेंट कर पाए, इसकी पावर हम उसे देना चाहते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि वो प्लांट जो है वो डिसीज रेसिस्टेंट हो जाए, कि मतलब कोई डिसीज उसको हो ना इतनी आसानी से, ठीक है। और तीसरा, हम चाहते हैं कि वो पेस्ट रेसिस्टेंट भी बन जाए, इंसेक्ट रेसिस्टेंट, मतलब कोई भी इंसेक्ट आके उसे मार ना पाए, वो खुद ही उससे लड़ जाए, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद लड़ ले उससे। तो ऐसा हम चाहते हैं। तो ये तीन चीजें जो हम चाहते हैं पर्टिकुलरली प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, वो क्या है? पहली, टॉलरेंस या इंक्रीज इन द टॉलरेंस, एनवायरमेंटल टॉलरेंस। दूसरा, रेसिस्टेंट टू द पैथोजेंस, पैथोजन से रेसिस्टेंस मिल जाए। और तीसरा, इंसेक्ट और पेस्ट से भी रेसिस्टेंस मिल जाए। तीन चीज हम चाहते हैं किससे? प्लांट ब्रीडिंग से। देखो, वाई का सवाल का जवाब मिल गया, है ना। और बेसिकली हमें क्या क्या देखना होगा फिर इसके अंदर? हम देखेंगे कि एक तो है आपका क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। तो हम उस पर्टिकुलर प्लांट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जिसके लिए एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है न्यूट्रिशन, कि हम उस पर्टिकुलर प्लांट का न्यूट्रिशन या उसके न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर दें, और दूसरा उसके कंटेंट को इंक्रीज कर दें।
तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर दो और इसके अंदर कितना कंटेंट है उसको इंक्रीज कर दो। ये हम दो चीज करने वाले हैं किसी भी एक प्लांट के साथ हमारे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब कैसे करेंगे, है ना। तो अब करें, अब सवाल आता है आपके सामने, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है हाउ, कैसे कर पाओगे सर। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है हमारे पास। क्या स्टेप्स हैं, पहले मेरी बात ध्यान सुनना है ना, पीछे मत देखना, बस मेरी बात सुनो। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म या कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कि आपको एक पर्टिकुलर प्लांट चाहिए, डिजायर्ड प्लांट, कि भाई उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, आप चाहते हो। आपके पास एक लिस्ट है कि भाई ये प्लांट जो है ये थिक होना चाहिए, इसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पहले उस प्लांट के जितने भी वेरिएबिलिटीज़ हैं, जितनी भी स्पीशीज अवेलेबल हैं, जितनी भी स्पीशीज नहीं बट उसके मिलती जुलती स्पीशीज हो गई, या फिर आप कह सकते हो उसकी जितनी भी वेरिएबिलिटीज़ या फिर जेनेटिकल वेरिएबिलिटीज़ अवेलेबल है ना, जर्म प्लाज्म जो अवेलेबल है उसको लेके आ जाओ, है ना। कि मतलब इस प्लांट से मिलते जुलते जितनी भी उसके वेरिएबिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन सबको इकट्ठा कर लो। जैसे होता है ना कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक काम करो, किचन में जाओ, खाना बना के लो। क्या सर किचन में जाएंगे खाना बनाएंगे? जस्ट हाइपोथेटिकली ना, आपको भेजा गया है किचन में, और इट्स नॉट बैड, है ना, इट्स गुड, है ना। इफ़ यू लाइक, आई लाइक कुकिंग अलॉट। तो अगर आप जाते हो और मैं आपसे कहूँ कि आपको खाना बनाना है, और मैंने आपको कढ़ाई दे दी, मैंने आपको मतलब यूटेंसिल्स दे दिया, और मैंने आपको गैस दे दिया, और आपको सिर्फ नमक दिया है मैंने, है ना। तो अब उस नमक की मदद से आप टेस्टी खाना नहीं बना पाओगे ऑब्वियसली, है ना। आपको बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए। जब आपके पास बहुत सारे स्पाइसेस होंगे ना, तो उससे आप बहुत सारे स्पाइसेस का इस्तेमाल करके आप एक बेस्ट खाना बना पाओगे। ऐसी सेम प्लांट्स के साथ है कि आपके पास एक पर्टिकुलर प्लांट आपको चाहिए जिसमें बहुत सारे ट्रेट्स हों, तो उसके लिए अलग अलग ट्रेट्स के वेरिएबिलिटीज आपको लेके आने पड़ेंगे। ऐसे आप कहते हो कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। तो पहली बात, इट्स द रूट, बेस है ये हमारे, इस यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। दूसरा, जेनेटिकल वेरिएबिलिटी जो आप लेके आओगे ना, वो कैसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी वाइल्ड वेराइटीज। वो कैसे होनी चाहिए, इट शुड बी वाइल्ड वेराइटीज। क्या मतलब है वाइल्ड वेराइटीज का, कि देखो जो जंगल में उगती है ना, वो वाली वेरिएबिलिटीज आपको लेके आनी है। क्यों सर वाइल्ड वेराइटीज क्यों लेके आनी है? बिकॉज वाइल्ड वेराइटीज जनरली कैसी होती है, डिसीज रेसिस्टेंट होती है। बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से खुद से वो सर्वाइव किया है ना, सालों से वो जीते आ रहे हैं, और खुद से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है कि वो डिसीज से फाइट कर लेंगी, है ना। हमने कुछ नहीं किया, तो इसलिए वो जनरली कैसे होता है, डिसीज रेसिस्टेंट होती है। इस वजह से हम वाइल्ड वेराइटीज को चाहते हैं। एंड यू कैन सी, इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। ये हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आता है, एवेल्युएशन या सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हमारे पास जब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास वेरिएबिलिटीज अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से 2 पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। तीसरा हम करेंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उन 2 पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको उठा के हम मिक्स करने वाले हैं। कैसे करते हैं आप जानते होंगे, पहले हम करेंगे इमैस्कुलेशन, दूसरा हम करेंगे डस्टिंग, तीसरा बैगिंग, चौथा टैगिंग, है ना। ये होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। तो आप देख पा रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसके अंदर हाई प्रोटीन वैल्यू है, ये दूसरा प्लांट है जिसके अंदर क्या है, डिसीज रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दोनों को मिक्स किया, अब एक ऐसा प्लांट मिल गया जिसके अंदर हाई प्रोटीन है और डिसीज रेसिस्टेंट की कैपेसिटी भी इसके पास है, ठीक है। तो होता है आपका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यार आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए। पहली बात तो कॉम्बिनेशन बनाना ही बहुत मुश्किल काम है कि आप पहले एक पर्टिकुलर प्लांट के स्टेमन्स को काटोगे, फिर उस पर आप पोलन निकाल के दूसरे प्लांट का उसकी स्टिग्मा पे डालोगे, फिर उसको बैक से कवर करोगे, फिर उसकी टैगिंग करोगे, है ना। तो ऐसा आप एक के साथ तो कर लोगे, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशंस बनाते हो तो आपको 100,000 कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। एंड ना वो 1000 कॉम्बिनेशन बनाना इज अ वेरी टीडियस, वेरी टाइम टेकिंग टास्क है वो, ठीक है। तो आपके पास कलेक्शन तो बहुत सारे बन सकते हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन इज वेरी हाई, कि आप बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज वेरी हाई। मगर उन सब कॉम्बिनेशन में से जो आपको चाहिए वो वाला ट्रेट वाला प्लांट मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम होती है। तो वी कैन से पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन इज वेरी हाई, मगर पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग द डिजायर्ड ट्रेट इज वेरी लो। हो सकता है कि 100 कॉम्बिनेशन आपने बनाए और 100 कॉम्बिनेशन में से आपको सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन मिला जो आपको चाहिए था। तो ये बात आप इसमें ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। लास्ट स्टेप आता है जो कि है सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। तो अब आपने जो रिकॉम्बिनेंट बनाया है ना, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। मतलब आपने ऐसे 100 रिकॉम्बिनेंट्स बनाए थे, उसमें से जो सुपीरियर होगा, जो आपको चाहिए, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। ये स्टेप्स होते हैं किसमें, ये स्टेप्स होते हैं किस चीज के, ये स्टेप्स होते हैं आपके स्टेप्स इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि जो आप रिकॉम्बिनेंट्स बना रहे हो ना, जो आप सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स उठा रहे हो, वो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स कैसे होना चाहिए,
वो होमोजाइगोसिटी या फिर प्योर लाइंस होनी चाहिए पहली बात। मतलब कि आप उसको बार बार सेल्फिंग करवाओगे। अभी टॉपिक आपके जेनेटिक्स का है कि आप एक पर्टिकुलर वेराइटी को या प्लांट को आप कैसे प्योर लाइंस में कन्वर्ट करते हो, उसकी बार बार सेल्फिंग करवाते रहो। तो आप सेल्फिंग करवा के उसको प्योर लाइंस में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। और होमोजाइगोसिटी, ठीक है, या फिर प्योर लाइंस आप बनाने वाले हो, है ना। और इसी चीज को मैं एक और बात लिखता हूं यहाँ पे, हेट्रोसिस। हेट्रोसिस आप करने वाले हो। बट इज हेट्रोसिस, इट इज व्हाट यू कैन से superiority of offsprings than parents, पेरेंट्स से ज्यादा सुपीरियर कौन होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। इस प्रोसेस को, इस चीज को आप कहते हो हेट्रोसिस, ठीक है। तो आपकी कोशिश है कि आप हेट्रोसिस बना पाओ, मतलब जैसे पेरेंट से भी अच्छा ऑफस्प्रिंग आप बना पाओ, वो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहला वाला पॉइंट। तो ये 4 स्टेप्स थे। पहला कौन सा था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज, दूसरा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तीसरा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, चौथा रिकॉम्बिनेंट, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को चूज करना। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि क्या है, जो कि है आपका टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। इसके बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर आप टेस्ट करने वाले हो उस पर्टिकुलर प्लांट को जो आपने बेस्ट रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट किए हैं। अब ऐसे नहीं कि आपने सेलेक्ट किया, आपने कुछ बनाया और आपने सिंपली उसको फार्मर्स को बेच दिया कि तुम जाके इसको उगाना शुरू कर दो, नहीं। पहले उसकी टेस्टिंग होती है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो वी कैन से यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्टिंग इन फार्मर्स फील्ड, या टेस्टिंग ऑफ मटेरियल जो आपने बनाया है ना, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड for at least 3 growing season, for at least 3 growing season in different agrochemical location। आप एटलीस्ट उस पर्टिकुलर जो सीड आपने बनाया है ना, या जो भी चीज आपने बनाई है, उसको पहले क्या क्या करोगे, आप उसे फार्मर्स को दोगे, ठीक है। फार्मर्स को उसे आप 3 सीजन, मतलब कुछ कंपनीज है जिनके साथ फार्मर्स जुड़े होते हैं, तो वो उन पर्टिकुलर फार्मर्स को कहते हैं कि आप इसे ट्राई करो एक बार पहले, ठीक है। तो उसे 3 अलग अलग सीजन तक ग्रो करवाएंगी, और वो 3 अलग अलग सीजन अलग अलग जगहों पे होंगे। भाई जैसे मान लो कोई केरला में एक ऐसा प्लांट है जो वहां पे अच्छा ग्रो करता है, जरूरी नहीं कि वो नॉर्थ वाले एरिया में अच्छा ग्रो करे, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर सीड को अलग अलग लोकेशंस पे और अलग अलग सीजन्स में ग्रो करवाओगे, जहां पे वो बेस्ट आउटपुट दे रहा होगा, वहां पे आप उस सीड को भेज दोगे उस जगह पे कि आप भाई वहां पे सेल कर लो इस वाले सीड को, ठीक है। तो फर्स्ट वीकेंड से कि उसको 3 मंथ के लिए टेस्टिंग की जाएगी और उसको अलग अलग एग्रोकेमिकल लोकेशंस पे ग्रो करवाया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं इवेल्युएशन ऑफ मटेरियल in comparison to best available local crop variety, ठीक है। मतलब कि आपने जो सीड बनाया है, आपको उससे उसको कंपैरिजन भी करना है किसके साथ, जो ऑलरेडी एक ऐसी बेस्ट उसी से मिलती जुलती आपके पास जो वैरायटी अवेलेबल है ना, जो क्रॉप अवेलेबल है, आपको उससे कंपैरिजन करना है। अब मान लो हुआ क्या कि यार आपने एक बहुत मेहनत से, है ना, एक सीड बनाया, आपने उसको टेस्टिंग के लिए भेजा, वो 3 सीजन तक ग्रो किया, बहुत अच्छा, है ना, उस वो पास हो गया सारे टेस्ट से। अब उसे जब ग्रो करवा के हमने जब उसकी प्रोडक्टिविटी निकाली, तो वो उतनी ही प्रोडक्टिविटी दे रहा है जितनी कि हमारे पास एक जो पहले से अवेलेबल क्रॉप थी वो दे रही है। तो हम उस नए वाले को क्यों अपनाएंगे, जब पहले वाला चल रहा है, मस्त चल रहा है ना, कम पैसों में मिल रहा है, तो उसे लगाते रहो आगे। तो अब आपके पास जो आ रहा है ना, नया वाला जो आप बना रहे हो, वो पहले वाले एग्जिस्टिंग वाले से बेटर भी होना चाहिए। दिस इज समथिंग वी वांट। तो ये होता है आपका पांचवा स्टेप, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स है फॉर प्लांट ब्रीडिंग। ये 5 स्टेप आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग विच वी कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट कुछ डेटा वाले पार्ट पे। थोड़ा बहुत डेटा है जो आपको लिखना है, आइए उस डेटा को नोट डाउन करते हुए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, ध्यान रखना कि ये 33% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और हमारे देश में 62% या 66% था आई थिंक, 66% एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे पूरे इंडिया के अंदर। ये एक डेटा है जो आपको याद रखना है।
दूसरा डेटा ये पॉसिबल कब हो पाया, मतलब इतना ज़्यादा हम वैल्यू क्यों दे रहे हैं एग्रीकल्चर को, तो इट वॉज पॉसिबल आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो कब आया था, जो आया था मिड ऑफ 1960s में, मिड ऑफ 1960s। ठीक है, क्या किया हमने इस ग्रीन रेवोल्यूशन में, हमने इस ग्रीन रेवोल्यूशन में काफी 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 सारी डिफरेंट वेराइटीज बनाई, किसकी, व्हीट और राइस की। ठीक है, यील्ड वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। ठीक है, व्हीट और राइस की हमने अलग अलग वेराइटीज बनाई थी, और अगर आप इस डेटा को थोड़ा सा मैच करोगे ना तो आपको पता लगेगा यार कितना कुछ हमने इंप्रूव कर लिया है, कि कुछ 1966 से, सॉरी 1960 से 2000 तक जो डेटा हमें कहता है, वो डेटा हमसे ये कहता है कि हमने जो व्हीट की वैरायटी है ना, वो कितने से कितना इंप्रूव किया है। व्हीट की वैरायटी हमने कुछ 15 मिलियन, सॉरी 11 मिलियन, सॉरी है ना, 11 मिलियन टन से लेके हमने उनको इम्प्रूव कर दिया है, या कितनी ज़्यादा हमने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है, हम अब उसे ग्रो करवाते हैं कुछ 17.5 मिलियन टन। तो इतने से इतने, 40 साल के गैप में हम इतने से इतने अमाउंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और ऐसी एक डेटा है आपका राइस का, राइस जो है उसको हम 35 मिलियन टन से अब ग्रो कराने लगे हैं, दैट इज 89.5 मिलियन टन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा हमने इसमें इसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज किया है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा डेटा है जो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दो चलता हूँ। पहला डेटा ये वाला है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, ये वाला डेटा, और ये आपका अलग है। देखो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का समय नहीं है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद का समय है, 60 से लेके 2000 तक के समय का। तो इसमें हमने इतनी इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर ली है। अब सर ग्रीन रेवोल्यूशन लेके कौन आया, इसमें साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं, तो ध्यान रखना फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वह है आपके नॉर्मन ई बॉरलॉग। नॉर्मन ई बॉरलॉग है ना, इनको नोबेल प्राइज से मिल चुका है। तो ही इज द वन जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, मगर कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड, कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड। लेकिन हम बात करें इंडिया में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो है स्वामीनाथन, वो है स्वामीनाथन, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, केरला में रहते हैं ये। ठीक है, आप चाहो अगर आपका कभी चक्कर लगे तो आप मिल भी सकते हो इनसे जाके, है ना। तो ही यू नो स्वामीनाथन इज व्हाट, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने क्या किया, जो नॉर्मन ई बॉरलॉग है, इन्होंने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड राइस इम्प्रूवमेंट कहां पे है ये, इन मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर इस पर्टिकुलर सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड राइस इंप्रूवमेंट, यहां पे इन्होंने सेमी डाफ वैरायटी बनाई। क्या बनाई, सेमी डाफ वैरायटी इन्होंने बनाई, सेमी डाफ वैरायटी इन्होंने बनाई। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने एक सेमी डाफ वैरायटी बनाई व्हीट की, जिसको नाम दिया गया सोनोरा 64, और एक था लर्मा रोजो 64। ठीक है, तो उन्होंने ये दो अलग अलग वैरायटीज बनाई व्हीट की, जो कि सेमी डाफ थी, मतलब बिल्कुल ही छोटी नहीं थी और बिल्कुल ही बड़ी नहीं थी, जितना साइज चाहिए होता है उतने साइज की, है ना, ताकि ज्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं लगे उसको ग्रो करवाने में और हमें हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा खासा मिल जाए। तो उन्होंने सेमी डाफ वैरायटी, ये दो वैरायटीज बनाई थी। तो दिस इज हाउ ही जस्ट स्टार्टेड और इनिशिएटेड द ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके बाद
फिर आपके स्वामीनाथन जो है इन्होंने 1663 में इंडिया के अंदर बनाई थी सेमी डार्क वैरायटी, कौन सी वाली आपकी, यू कैन से शरबती, शरबती सोनोरा, और दूसरी उन्होंने बनाई थी एक जो कि थी यू कैन से पूषा लर्मा। तो इन्होंने इन्हीं के मतलब इसी को ये इंडिया लेके आए थे, है ना, और इसी की सोनोरा की कौन सी बना दी, शरबती सोनोरा, और लर्मा रोजो की बनाई उन्होंने कौन सी, पूसा लर्मा। तो इन्होंने दो वैरायटीज बनाई कब, 1663 के अंदर, ठीक है। और ये सेमी डार्क वैरायटीज जो है ये एक्चुअली एक जीन की मदद से बनाई गई थी, है ना, एक जीन की मदद से इसको बनाया गया था, जापानीज जीन था आपका, तो उसकी मदद से इसको बनाया गया था। एंड देन इंडिया में इसको बनाया, इंडिया के बाद फिर ये बनाई गई कहाँ पे, मतलब ऐसी और अलग अलग वैरायटीज डेवलप की गई थी। ये तो हो गया आपके वीट की बात कि वीट में क्या कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। ये सारी कहानी जो हो गई ये हो गई वीट के बारे में। अगर मैं बात करूं राइस के बारे में, तो राइस में ध्यान रखना कि सबसे पहले स्टार्टिंग हम किसने की थी, सबसे पहली स्टार्टिंग राइस के बारे में हुई थी आपकी IR8, ठीक है, विच इज नथिंग बट IR8 फर्स्ट टाइम फिलीपींस में इसको फर्स्ट टाइम डिजाइन किया गया था। इसके बाद ताइवान में ताइचंग नेटिव फर्स्ट बनाई गई थी ताइवान में, और फिर इंडिया के अंदर बनाई गई थी कौन सी, रत्ना, ठीक है। रत्ना जो है वैरायटी बनाई गई थी इंडिया के अंदर राइस की। तो ये कुछ राइस की वैरायटीज हैं जिसका डेटा आपको ध्यान रखना है, और दूसरा डेटा किसका, आपके वीट का ये वाला डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से ऊपर वाला जो है ये किसने किया था, ये आपका किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, और नीचे वाला जो है ये किया था किन्होंने, स्वामीनाथन ने, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि अब डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटीज हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, उससे पहले ना एक हमारे पास नोट पॉइंट भी आई है, उस नोट पॉइंट को देखते हैं एक बार, है ना। नोट पॉइंट कुछ ऐसा कह रहा है कि लेटर द सोनालिका एंड कल्याण सोना वर आल्सो डेवलप्ड बाय द स्वामीनाथन विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन गामा रेस। तो जब उन्होंने दो वैरायटीज बनाई थी ना, कौन सी, शरबती सोनोरा और दूसरी यू कैन से पूषा लर्मा, ये दो वैरायटीज बनाई थी। सबसे पहले इसी के म्यूटेशन की मदद से इन्होंने इसके अंदर म्यूटेशन कॉज किया गामा रेस की मदद से, और इन्होंने दो नई वैरायटीज यहाँ पे बना दी थी, ठीक है। लेकिन इसके बनाने के बाद उन्होंने रुकी नहीं, इन्होंने और भी वैरायटीज बनाई थी, जैसे कि सोनालिका और आपकी कल्याण सोना। ये वैरायटीज भी किसने बनाई थी, आपकी स्वामीनाथन ने बनाई थी इंडिया के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ये डेटा है, ठीक है। इसके अलावा शुगर केन और मिलेट के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स की गई, अलग अलग वैरायटीज बनाई गई इनकी। जैसे कि शुगर केन का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बोलती है, शुगर केन का एग्जाम्पल बोलती है एनसीईआरटी, जो कि है सेकेरम बारबेरी, और दूसरा है सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी एक शुगर केन है, एक तरह की एक वैरायटी है शुगर केन की, जो कहां पे ग्रो होती है, नॉर्थ इंडिया में। इट ग्रोज इन नॉर्थ इंडिया, मतलब ये लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेती है, इट कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर, है ना। और दूसरा इसके पास लो शुगर कंटेंट है, मतलब ये ठंडे इलाके में ग्रो कर जाएगी, लेकिन उसमें शुगर की कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होगा, ग्रो इजीली कर लेगी लेकिन शुगर कंटेंट कम होगा। वहीं दूसरी ऑफिसिनेरियम जो होती है, ये आपकी लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती है, मतलब ये साउथर्न एरिया में ग्रो करती है, मतलब कि नो टॉलरेंस टू लो टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो अलग अलग जर्म प्लाज्म है, मतलब दो अलग अलग वेरिएबिलिटीज हैं। अब हम क्या कराएंगे, इनके पेरेंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, पेरेंट्स के सिलेक्शन के बाद हम इसके क्रॉस करवा देंगे, हम करवा देंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। और हाइब्रिडेशन क्या होगा, हमें एक ऐसा पर्टिकुलर प्लांट मिलेगा जिसके अंदर जिसकी हाई यील्ड होगी, वो लो टेम्परेचर को टॉलरेट भी कर पाएगा, ठीक है, और साथ में उसमें शुगर कंटेंट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। शुगर कंटेंट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और उसकी थिक स्टेम होगी, थिक उसकी स्टेम भी होगी, और डिसीज रेसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइब्रिडेशन हमने बनाया था किसका, आपका शुगर केन का। ठीक है, मिलेट को हमने जब बनाया हाइब्रिडेशन करवा के, तो उसमें कौन सी नई प्रॉपर्टी आ गई, जो एग्जिस्टिंग जो मिलेट था ना, है ना, उसमें दिक्कत क्या थी कि वो पर्टिकुलर मिलेट जो है वो पानी को ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाता, मतलब पानी की टॉलरेंस पावर नहीं थी उसके अंदर, कि मान लो कभी पानी नहीं हुआ तो ये प्लांट में मर जाता था, है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से ग्रो करवाया, हमने इसमें कुछ ऐसी म्यूटेशंस कॉज करी जिससे कि अब ये वाटर रेसिस्टेंट बन गया, या वाटर टॉलरेंस की पावर इसके अंदर आ गई। ठीक है, वाटर स्ट्रेस टॉलरेंस, अब जहाँ पे कम पानी होगा वहाँ पे भी मिलेट ग्रो कर सकता है। ये एग्जांपल और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2-3 एग्जांपल्स हैं जो आपको अल्टीमेटली याद रखने हैं। ठीक है, इसका सारा डेटा और नेक्स्ट वाले पेज का सारा डेटा ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डिसीज रेसिस्टेंस वेराइटीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटीज। ठीक है, क्या पढ़ना है सर डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटीज में, इसमें ये देखो ऐसे समझो कि मान लो ये अगर हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ में दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, इट इज द रीजन विच इज हैविंग द हाई प्रोडक्टिविटी, बिकॉज मस्त वहाँ पे धूप मिल रही है, पानी भी ठीक ठाक अवेलेबल है, सब चीज़ें अच्छी ऑप्टिमम कंडीशन है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे पेस्ट, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, डिसीज ये भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि मैं आपको पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होगा, ट्रॉपिकल रीजन जो होगा, है ना, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई होगी, लेकिन साथ साथ में वहाँ पे पैथोजेंस या डिसीज भी ज़्यादा है, डिसीज भी ज़्यादा है। तो अभी परेशानी की बात है। इससे होता क्या है कि यार जितना एक फार्मर ग्रो करता है ना अपने फील्ड में, अपनी ईल्ड में, जितना वो खाद या जो भी चीज़ डाल के अपना फाइनल प्रोडक्ट वो रेडी कर रहा है, उस फाइनल प्रोडक्ट का 20 से 30% तो खराब हो जाता है डिसीज की वजह से, या कभी कभी पूरा का पूरा भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अ फार्मर, और बेचारा वो क्या करे, है ना। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि इसमें से 20 से 30% लॉस ड्यू टू डिसीज, 20 से 30% ऑफ टोटल हार्वेस्ट, उसका 20 से 30% क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो फार्मर क्या करे बेचारा, और उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन कि भाई अब उसने इतना पूरे साल मेहनत करी, है ना, उसने पूरे 100% जो उसका क्रॉप थी उसको उगाने के लिए उसने काफ़ी पैसा लगाया, काफ़ी मेहनत लगाई, अब लास्ट में क्या हुआ, 20-30% खराब हो गई। तो अब उस 20-30% को निकालने के लिए वो क्या करेगा, वो उस बचे हुए जो क्रॉप है उसकी प्राइस इंक्रीज कर देगा, और उसको हमें झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन है फार्मर के पास कि वो प्राइस रेस कर दे, या दूसरा ऑप्शन है कि वो पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करे उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जिससे कि उसकी क्रॉप खराब ना हो। लेकिन अगेन आप जानते हैं कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को यूज करने से क्या होता है, हेल्थ डिसीज होती है, उस पर्टिकुलर प्लांट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो दोनों में नुकसान हमारा ही है, तो इसका सोल्यूशन हमें ही निकालना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना कि खुजली अगर आपको है तो खुजली मिटानी भी आपको ही पड़ेगी, ठीक है, करनी भी खुद ही पड़ेगी आपको। तो सेम चीज़ है कि यार अगर प्रॉब्लम हमने मतलब हमें दिख रही है, हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हमें ही उसको मिटाना पड़ेगा। तो हमने फार्मर्स की मदद करी, कैसे मदद करी, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए। इससे क्या हो रहा है, इससे जो फार्मर की डिपेंडेंसी है किस पे, पेस्ट रेसिस्टेंस पे, या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बनाया डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटीज, डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटीज, मतलब कि अब वो जो पर्टिकुलर क्रॉप जो डिसीज की वजह से खराब हो जा रही थी वो खराब नहीं होगी, और साथ में उस फार्मर को पेस्टिसाइड्स डालने की भी जरूरत नहीं है। हम उस प्लांट को ही ऐसा डिसीज रेसिस्टेंट बना देंगे कि वो खराब ही नहीं होगा। ठीक है, इसे कहते हैं डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटीज। और इससे क्या हुआ, इससे आप कहेंगे कि जो हमारा जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ऑन
पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, वो रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर क्रॉप को डिसीज रेसिस्टेंट बनाने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि उसकी सोच क्या है, कि वो इंसेक्ट अगर उस प्लांट पे आ रहा है तो वो उस प्लांट पे क्या खाने के लिए आ रहा है। कहते हैं ना, दुश्मन को मारने से पहले दुश्मन की सोच को पढ़ो कि वो चाहता क्या है। तो ऐसे वो इंसेक्ट उस प्लांट से क्या चाहता है उसको पकड़ लो। अब मान लो एग्जांपल देती है एनसीईआरटी कि यार अगर वो इंसेक्ट मान लो उस प्लांट की लीफ है ना, उसकी लीफ क्या है, उस प्लांट की लीफ ना बहुत स्मूथ है, एकदम मक्खन की तरह है ना, मस्त, उस पर इंसेक्ट आता है खा के भाग जाता है, ठीक है। तो एकदम मक्खन जैसी एकदम स्मूथ स्मूथ सी उसकी लीफ है, उसे खाने में मजा आता है। तो एक काम करो, उस पर्टिकुलर लीफ को ना खुरखुरा सा रफ बना दो, तो वो इंसेक्ट कहेगा अबे यार ये क्या कर दिया, इतनी अच्छी स्मूथ लीफ थी, खराब कर दिया उसको, मैं नहीं खा रहा। वो चले जाएगा, खाएगा ही नहीं वो फालतू में, है ना। तो ऐसा आपने उसको बचा लिया अपने प्लांट को। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो चाहिए और जो इंसेक्ट को चाहिए वो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इंसेक्ट के चक्कर में आप उसे चेंज तो कर दोगे लेकिन अब वो आपके काम का भी नहीं रहा। तो इसमें बस एक ड्रॉबैक है कि वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो आप सिंपली उसको चेंज कर दो बाय जस्ट सम जेनेटिकल मेकअप, उसका चेंज कर दो, उस वजह से वो बच जाएगी। तो वी कैन से लास्ट हमें जानना पड़ेगा कि उस इंसेक्ट की चाहत क्या है। तो वी कैन से नो इंसेक्ट या फिर पेस्ट डिजायर, कि उसको इस पर्टिकुलर प्लांट से क्या चाहिए ये आपको पता लगाना पड़ेगा। देन यू कैन सिंपली चेंज और अपने आप उस प्लांट को बचा सकते हो, ठीक है। तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो लिखता हूं मैं यहाँ पे। देयर आर फ्यू स्टेप्स फॉर दिस, स्टेप्स टू मेक क्रॉप या प्लांट डिसीज रेसिस्टेंट, ठीक है, डिसीज रेसिस्टेंट। तो क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप होगा दैट इज आप कन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। तीसरा म्यूटेशन कॉज कर सकते हो। चौथा सोमा कल्चर, चौथा सोमा कल्चर भी आप कर सकते हो। क्या है ये? सोमा कल्चर नहीं, सोमा क्लोन्स, क्लोन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये चार तरीके हैं जिससे कि आप एक प्लांट को डिसीज रेसिस्टेंट बना सकते हो। वो क्या है आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपका कन्वेंशनल मेथड। क्या होता है कन्वेंशनल मेथड? में बिल्कुल सेम है जो हमने पहले सीखा था कि आप दो प्लांट्स को सिलेक्ट करो, उसको हाइब्रिडेशन करवाओ, हाइब्रिडेशन से आप क्या करोगे, उससे एक अपना ट्रेट वाला रिकॉम्बिनेंट डिजायर कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। दूसरा है म्यूटेशन, कि आप एक पर्टिकुलर प्लांट में इतनी ज्यादा म्यूटेशंस करवाते रहो, है ना। म्यूटेशंस कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ गामा रेस, जैसे स्वामीनाथन ने किया था। तो गामा रेस की मदद से आप म्यूटेशन करवा दो और उस म्यूटेशन में से, अब ऐसा नहीं कि आपने एक प्लांट में एक म्यूटेशन करवाई और वो आपका रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। आप 100 म्यूटेशंस करवाओगे, उन 100 में से हो सकता है कि एक म्यूटेशन आपके वाली हो, बाकी 100 खराब कर दे उस प्लांट को। तो म्यूटेशन करवा के आप एक प्लांट को डिसीज रेसिस्टेंट बना सकते हो। तीसरा सोमा क्लोन्स क्या होते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे, है ना। इसमें आप क्लोन्स की फॉर्मेशन करोगे, है ना। आप टिश्यू कल्चर करोगे जिससे आप उस प्लांट को बार बार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाओगे। अब एसेक्सुअल के दौरान आप जानते हैं कि क्लोन्स बनते हैं, इसलिए सोमा क्लोन्स। सोमा क्यों? बिकॉज आप सोमैटिक सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अब बार बार आपने बहुत जनरेशंस तक उसे बार बार क्या करवाया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया। तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस हो सकता है कि एक आध चांसेस ऐसे हो कि बीच में म्यूटेशन आ जाए और इससे वो प्लांट कैसा बन जाए, डिसीज रेसिस्टेंट। तो ये वही है, हिट एंड ट्राई मेथड है। तो वो आप कर सकते हो, या फिर जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो कि आप पढ़ने वाले हो बायोटेक के अंदर, तो ये चार तरीके हैं। हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं म्यूटेशन वाला पार्ट और कन्वेंशनल मेथड। मैं इन दोनों के एग्जांपल्स लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आइए इनके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं दो एग्जांपल्स। पहला यहाँ लिखूंगा मैं कन्वेंशनल का मेथड का, और दूसरा यहाँ लिखूंगा मैं म्यूटेशन का। दो एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी में, दोनों एग्जांपल्स का डेटा आपको याद होना चाहिए। पहले बात करते हैं किसकी, कन्वेंशनल मेथड की। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक प्लांट लेते हैं, एक भिंडी लेते हैं। भिंडी आपने सुना होगा ना, लेडी फिंगर। तो उसको हम लेंगे, उसका साइंटिफिक नेम क्या है?
अबेलमोशियस एस्कुलेंटस, अबेलमोशियस एस्कुलेंटस को आप लोगे, ठीक है, जो कि नथिंग इज इट्स भिंडी, ठीक है। इसमें आप कुछ चेंजेस करवाओगे, चेंजेस मतलब आप इसकी दो स्पीशीज लोगे, एक नॉर्मल भिंडी है, आपने उस नॉर्मल भिंडी को कन्वर्ट करा दिया किसके अंदर, एक अलग तरह की भिंडी के अंदर, किसकी मदद से, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। तो सेम आपने दो अलग अलग प्लांट्स लिए होंगे, उसको आपने हाइब्रिडाइज करवाया होगा, पेरेंट्स सेलेक्ट किए होंगे, हाइब्रिडेशन के बाद आपने बेस्ट रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट किया होगा। तो ऐसी कुछ करके आपने क्या किया, आपने अबेलमोशियस एस्कुलेंटस जो कि भिंडी है, इसको आपने कन्वर्ट करा दिया एक नई तरह की भिंडी के अंदर, जिसका नाम है क्या, नॉर्मल भिंडी को चेंज कर दिया किसमें, परभानी क्रांति में। परभानी क्रांति एक नई तरह की भिंडी है जो कि डिसीज रेसिस्टेंट है ना। वी कैन से दिस प्रभानी क्रांति इज व्हाट, इट इज रेसिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस। समझो हुआ क्या यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर प्लांट, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को जो कि येलो मोजाइक वायरस से इन्फेक्ट हो जाती थी, है ना, उसको हमने कुछ हाइब्रिडेशन की मदद से, कन्वेंशनल मेथड की मदद से हमने उसको किसमें चेंज कर दिया, आपके प्रभानी क्रांति के अंदर। ये पहला एग्जांपल एनसेट में दिया हुआ है। दिस इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बस वही होता है किसमें, कन्वेंशनल मेथड के अंदर। बात करते हैं म्यूटेशन में क्या होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं म्यूटेशन के बारे में, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा आपकी किसका, मूंग बीन्स का, है ना। मूंग बीन्स, मूंग की दाल होती है ना, उसमें क्या हुआ, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए और उसको हमने रेसिस्टेंट बना दिया किसके लिए, आपके येलो मोजाइक वायरस के लिए। तो हमने इसमें कौन सी वैरायटी डेवलप करी, विद द हेल्प ऑफ सम म्यूटेशंस। म्यूटेशंस कैसे की गई होंगी, गामा रेस की मदद से। तो गामा रेस की मदद से हमने म्यूटेशन कॉज करी और क्या कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल मूंग बीन को कन्वर्ट कर दिया हमने पाउडरी मिड्रू में, पाउडरी मिड्रू वैरायटी के अंदर, और जो कि रेसिस्टेंट है किसके लिए, सॉरी दिस इज द रेसिस्टेंट वैरायटी, मतलब इस पर्टिकुलर चीज के लिए वो रेसिस्टेंट है, इसके लिए एंड मोजाइक वायरस के लिए, इसके लिए और किसके लिए, एंड येलो मोजाइक वायरस। तो हमने इसके लिए उस पर्टिकुलर मूंग बीन को रेसिस्टेंट बना दिया, रेसिस्टेंट टू दिस थिंग, है ना। हमने उस नॉर्मल मूंग बीन को कन्वर्ट कर दिया एक ऐसी वैरायटी में जो कि इस पाउडरी मिड्रू और येलो मोजाइक वायरस के लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे हम इन मेथड्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को, स्पीशीज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, एक ऐसे पर्टिकुलर प्लांट में जो कि डिसीज रेसिस्टेंट बन चुका है। अब इसी के कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं। अच्छा एक चीज और लिख लो, जो मैंने आपको पढ़ाया ना कि हम डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटीज बना सकते हैं, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज हमें ना कुछ ऐसी बीमारियां मिली प्लांट के अंदर जो हमारी क्रॉप को खराब कर रही थी। तो वो बीमारियों के एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं वो, कौन कौन सी डिसीज हैं जो प्लांट्स में डिसीज कॉज करती है। पहला एग्जाम्पल है उसका जो कि है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। दूसरा है आपका ब्लैक, या पहले मैं फंगस की लिख देता हूं यहाँ पे ना, ब्लाइट या लेट ब्लाइट पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। रॉटन व्हीट, रॉटन व्हीट। चौथा आप ले सकते हो एग्जाम्पल टबैको मोजाइक वायरस, और पांचवा दैट इज ब्लैक रॉट ऑफ पुरसिफर, ठीक है। ये कुछ 5 डिसीज हमें मिली थी, है ना। आप जानते हैं स्टार्टिंग वाली में आपको पढ़ाया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे। ये दोनों जो है ये आपकी फंगल डिसीज है जो कि बैसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। ये वाली ये आपकी बैसिडोमाइसिटीज की है और बाकी आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज की है, ठीक है। तो पुक्सिनिया जो है कॉज करती है ना, दिस इज व्हाट बैसिडो, ये फंगस से होने वाली डिसीज है, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड कौन सी है, बैसिडोमाइसिटीज, और सेकंड वाली कौन सी आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। टबैको मोजाइक वायरस एक वायरस की वजह से होता है, तो इट इज अ वायरल डिसीज,
और लास्ट वाली एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। तो ये कुछ डिसीज हमें मिली थी जो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इट्स एक्चुअली ब्राउन रस्ट है ना, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। जो व्हीट की स्टेम है ना, वो ऐसे रस्ट जैसे उस पर ब्राउन कलर का ना एक फंगस लग जाता है, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस। आइए कुछ एग्जांपल, ये तो हो गई बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां कॉज होती है। इसके दो एग्जांपल मैंने आपको दिए कि हम कैसे कोई दो प्लांट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटीज के अंदर। कुछ और एग्जांपल एनसीईआरटी बोलती है, ये चार्ट आपके सामने है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चार्ट आप एक बार खुद से पढ़ेंगे इसको और इसको याद भी जरूर कर लेंगे। एनसीईआरटी का ये चार्ट है, इसमें सारे आपको दिए गए हैं। हमें इसकी ट्रिक जनरली क्या होती है कि आपको व्हीट है ना, व्हीट मतलब गेहूं है ना, गेहूं से गिरी, तो इसकी ये वाली वैरायटी है। और ये किसके लिए कह सकते हो किसके लिए डिसीज रेसिस्टेंट है, हिल बर्न नाम की डिसीज के लिए और आपकी लैंड एंड स्ट्रिप रस्ट के लिए। ब्रेसिका जो है ये आपकी पूसा स्वार्मिन जो कि करंट राई जो होती है ना उसके लिए है, ठीक है। तो इस ये वाइट रस्ट के लिए रेसिस्टेंट होती है। ऐसी कर्ली फ्लावर स्नोबॉल के लिए होता है और शुभ्रा के लिए होता है, ठीक है। और काउपी जो होता है ये कोमल पूसा कोमल के लिए होता है। और जो चिली है ये सदाबहार के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ रेसिस्टेंट वैराइटीज हैं। ये कौन से डिसीज के लिए रेसिस्टेंट है वो भी लिखा हुआ है। तो इस चार्ट को आपको कैसे भी करके याद करना है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे नीट में क्वेश्चंस बन चुके हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फिर असर्शन रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। एक अगला चार्ट आपको दिया गया है दूसरा वाला, जो कि है चार्ट नहीं है बस एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट था। तो उस थ्योरेटिकल फॉर्मेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक चार्ट के अंदर। तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको याद रखना। ये हमने कुछ ऐसी आर्टिफिशियल या सॉरी ये नेचुरल है, ये नेचुरल रेसिस्टेंट वैराइटीज हमें मिली है फॉर इंसेक्ट है ना, फॉर पेस्ट या इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए। तो कुछ नेचुरली उनके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से वो खुद ही पेस्ट रेसिस्टेंट बन चुके हैं। जैसे कि आपका व्हीट है ना, इसका स्टेम्स ऑफ लाइफ सॉलिड स्टेम बन चुका है। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है इसमें कि एक पर्टिकुलर स्टेम जो होती है ना व्हीट की, उस व्हीट की स्टेम ना अंदर से पहले कैसे होती थी, खाली होती थी। उस खाली की वजह से क्या होता था कि ये जो पर्टिकुलर एक पेस्ट है ना, वो अपने अंडे उस पूरे के पूरे स्टेम के अंदर दे रहा था। अब सर दिक्कत क्या है, खाली है कोई बात नहीं, अंडे दे रहा है तो दें दो उसको। लेकिन इससे होता क्या है कि इससे उस प्लांट की जो एनर्जी है वो डेविएट हो जाती है। प्लांट का सारा फोकस ना उस अंडों पे, उस पर्टिकुलर डिसीज पे रहता है कि यार इसको हटाओ पहले यहाँ से, तब मैं कुछ काम करूँ, तभी मैं फोटोसिंथेसिस करूँ या तभी कुछ काम करूँ, पहले इसको तो हटाओ मेरे सामने से। तो वही चीज़ है। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर जो प्लांट है उसमें सॉलिड स्टेम हो गई, अंदर से वो सॉलिड हो गई स्टेम, पहले होलो थी अब सॉलिड हो चुका है, मतलब उसमें एगले हो ही नहीं पाएगा। तो अपने आप से ही जो पर्टिकुलर डिसीज थी वो गायब हो गई, ठीक है। दूसरा व्हीट लीफ बीटल्स, हेयरी लीव्स, जो इसका ये जो व्हीट बीटल्स से करते क्या थे, ये एकदम स्मूथ वाली जो लीफ होती है उसे खाते थे। उनको बड़ा मजा आता था कि स्मूथ लीव्स को खाएंगे हम बैठ के, ठीक है। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, प्लांट में फिर आगे क्या हुआ, हेयरी लीव्स आना स्टार्ट हो गई, जिस वजह से वापस से इनका मूड ऑफ हो गया। ये कह रहे हम नहीं खा रहे, जाओ तुम, ठीक है। कॉटन में आपका जेसिका आएगा जिसके पास अगेन हेयरी लीव्स हैं। कॉटन में आपका बोलवर्म्स आएगा जो कि स्मूथ लीव्स एंड एब्सेंस ऑफ नेक्टर्स। और मेज में आपका स्टेम बोरर्स या फिर लो नाइट्रोजन शुगर है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ये वाली टेबल भी आपको प्रॉपर्ली याद करनी है तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ये हैं आपके नेचुरल तरीके जो खुद से हुए हैं, नेचुरल रेसिस्टेंट वैराइटीज। कुछ है आर्टिफिशियल, कुछ है आपकी कैसी आर्टिफिशियल जो हमने बनाई है, ठीक है। जैसे आपका ब्रेसिका में क्या है, पूसा गौरव आएगा जो कि एफिड्स से रेसिस्टेंट है, ठीक है। ऐसी फ्लैट बीन्स जो है ये पूसा सैम 2 और 3, ये आपके जेसिड्स हो गए, एफिड्स हो गए, फ्रूट बोरर्स इनके लिए रेसिस्टेंट है। और ओकरा जो कि भिंडी है ये आपके पूसा स्वर्णी के लिए रेसिस्टेंट हो गई है, सॉरी शूट, और इसके लिए रेसिस्टेंट हो चुके हैं। वैरायटी कौन सी बना दी हमने, पूसा A4 या पूसा स्वर्णी वैरायटी हम इसकी बना चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके लिए रेसिस्टेंट बन चुकी है। तो आई थिंक ये डेटा आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब इसके बाद बचते हैं आपके लास्ट दो टॉपिक, एक है आपका टिश्यू कल्चर और एक है आपका सोमा क्लोनल। आइए उन दोनों को भी कंप्लीट करते हैं, देन वी विल एंड दिस सेशन। सो टिश्यू कल्चर से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिंपली कुछ हमारे पास क्या करेंगे, हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे जस्ट टू गेट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। जैसे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बोलती है, एग्जाम्पल में कहा गया है कि यार कुछ 200 kg ऑफ काउ अगर आप लेंगे ना, 200 kg ऑफ काउ,
तो वो आपको कुछ 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स देंगी। वो इतना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके लिए मतलब, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक माइक्रोब का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा माइक्रोब, दैट इज मिथाइलोफाइलम एंड मिथाइलोट्रोपस। तो इसकी मदद से आपको, अगर आपने कितना 200 ग्राम अगर ये माइक्रोब आपने लिया है ना, तो इससे आपको 225 टन जितना प्रोटीन मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं माइक्रोब्स कितने ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स आपके लिए सिंथेसाइज कर सकते हैं, उतना कोई और एनिमल या प्लांट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, है ना। सिंगल सेल का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक ही सेल लिया है, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक माइक्रोब की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यू कैन से माइक्रोब्स दैट आर बीइंग ग्रोन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल्स आपके पास स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला आप जानते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं एज अ स्पेस एजेंट क्योंकि इनमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है। मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस हो गया आपका, फुजेरियम ग्रामिनेरियम हो गया आपका, और कैंडिडा यूटिलाइसिस हो गया, और मशरूम हो गया, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स हियर, तो इन एग्जांपल्स को याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया सिंगल सेल प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है माइक्रो प्रोपिगेशन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज है जो हमें डिस्कस करनी है, वो ये है कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अगर हमें किसी, अभी हमने देखा है कि यार डिसीज रेजिस्टेंट, मतलब किसी प्लांट को डिसीज से कैसे बचाएं, ठीक है। हमने ये देख लिया कि यार हम अपनी ईल्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि अगर हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है किसी पर्टिकुलर प्लांट की, बचाव तो हो गया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग क्वालिटीज है उसको कैसे इंप्रूव करें, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको। कह रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग इंप्रूव फूड क्वालिटी। 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो सफर करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से, फिर चाहे वो प्रोटीन्स, विटामिन, किसी चीज की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना तो मिल रहा है, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जिनको पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा, कुछ ऐसे हैं जिन्हें खाना तो मिल रहा है लेकिन उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पा रहे हैं। जैसे आप पूर्व मतलब देखा होगा, कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ भाई रोटी और चावल और रोटी, है ना, राइस और रोटी से, चपाती से उनका पेट भर जाता है। लेकिन अगर आप पूरे महीने भर सिर्फ रोटी और राइस खाते रहेंगे ना, तो आपको बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, आपका पेट भर रहा है लेकिन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसमें अगेन आप देखोगे 1 महीने बाद ना आपको वापस से मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि इसे कहते हैं हिडन हंगर, मतलब पेट तो भर रहा है लेकिन बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी थाली, पहली बात तो रेनबो थाली होनी चाहिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कम से कम 3-4 तरह की सब्जियां होनी चाहिए, कलरफुल थाली आपकी होनी चाहिए, और आपको फ्रूट्स वगैरह लेने जरूरी होते हैं, है ना। आप स्ट्रॉबेरी वगैरह खा रहे हैं, ग्रेप्स, एप्पल्स ही आपको खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, उससे आपको अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज असेंशियल। तो इसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन? ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हाई प्रोटीन्स एंड हेल्थियर फैट। तो उतना ही खाना खा रहे हैं लेकिन उतने से ही खाने में बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन हमने ऐड कर दिया है। इसको हम पढ़ते हैं बायोटेक में भी, जैसे हमने गोल्डन राइस बनाए थे, तो नॉर्मल राइस ही जो लोग खा रहे हैं, देखा गया कि उनके अंदर क्या थी, विटामिन B12 की क्या थी, डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी उनके पास हो रही है। तो हमने क्या किया, उस राइस के अंदर ही एक ऐसा जीन डाल दिया जिसकी वजह से उस राइस के अंदर ही विटामिन बी आ गया। तो ऐसे हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन सी, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ लिखे नहीं हुए। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन की क्या हम क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, प्रोटीन्स की हम क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। मतलब एक अच्छा प्रोटीन, एक पर्टिकुलर चीज में कुछ ज्यादा, एक होता है मतलब एवरेज क्वालिटी प्रोटीन, एक होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन। तो प्रोटीन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके कंटेंट और उसकी क्वालिटी दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसी सेम फॉर ऑयल, कुछ ऑयल जो है वो लो क्वालिटी के होते हैं, कुछ हाई क्वालिटी के होते हैं, तो इसके लिए आप क्वालिटी एंड कंटेंट दोनों इंक्रीज कर सकते हो। तीसरा, अगर मैं बात करूँ वाइटामिन के बारे में, तो वाइटामिन का मतलब ये नहीं होता मैं आपको वाइटामिन ए, तो ऐसे नहीं कि विटामिन ए एक अच्छा वाला एक बुरा वाला, ऐसा नहीं होता, ठीक है। विटामिन ए ही होता है। तो इसका सिर्फ आप कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। ऐसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, एंड मिनरल्स। मैं आपसे कहूं आयरन, है ना, तो आयरन क्या, अच्छा आयरन या बुरा आयरन, ऐसा कुछ नहीं होता, आयरन आयरन होता है। तो आयरन का भी आप कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसका क्या इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जांपल कुछ आते हैं जैसे IARI क्या होता है? इट इज इंडियन एग्रीकल्चर
रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, इसने आपकी कुछ बताया है कि कैरेट, स्पिनच और पंपकिन ये आपकी डाइट में होने चाहिए। इससे विटामिन ए आपको मिलता है, बिटर गार्ड जो आप जानते हैं ना, करेला, विटामिन सी मिलता है आपको, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो, बथुआ, स्पिनच, इनसे आपको आयरन और कैल्शियम्स मिलते हैं। और बीन्स जो होता है ना, अल्फा बीन्स हो गए, फली है ना, अल्फा फली हो गई आपकी, तो अलग अलग तरह की फलियां होती हैं, तो उससे आपको प्रोटीन्स मिलते हैं, तो ये आपकी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा 2000 के अंदर जो मेज हाइब्रिड है, प्रोटीन शक्ति और आपकी प्रोटीना शक्ति और रतन, इनको बनाया गया। तो ये नॉर्मल इनके पास क्या थे, ये मेज थी है ना, लेकिन पहले वाली जो मेज थी उसमें अमाइनो एसिड कंटेंट ज्यादा नहीं था, इनको बनाया गया तो इसमें 2 गुना ज्यादा अमाइनो एसिड कंटेंट आ गया, जो कि है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन के अंदर रिच हो गई है। ठीक है, ऐसी वीट की वैरायटी बनाई जो कि है एटलस 66। इससे नीट में क्वेश्चन आ चुका है पहले कि बताओ एटलस 66 किसमें ज्यादा कौन सी चीज होती है, तो इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। ठीक है, और वीट का एग्जांपल है। लास्ट है आयरन फोर्टिफाइड, ये पॉसिबल हो सकता है, बना सकते हैं ऐसा भी हम, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आयरन का फोर्टिफिकेशन है ना, बायो फोर्टिफिकेशन मतलब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर दो, उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर दो। तो राइस वैरायटी जो है वो 5 गुना ज्यादा आयरन कंटेन करती है इसकी। ठीक है, अगर आपने आयरन को या राइस को फोर्टिफाइड कर दिया तो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स थे, इस एग्जांपल में से जो जो बातें लिखी हुई हैं सारी बातें नोट कर लो, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है टिश्यू कल्चर, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कुछ स्टेप्स का फॉलो करोगे। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, इसमें आप एक एक्सप्लांट लोगे। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप एक एक्सप्लांट लोगे, जिस प्लांट को आप ग्रो करवाओगे उस एक्सप्लांट को सेकंड आप टोटीपोटेंसी, उसकी टोटीपोटेंसी चेक करोगे। तीसरा माइक्रो प्रोपेगेशन, क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कि है सोमा क्लोनल, और फिर आएगा फिफ्थ सोमा क्लोनल वेरिएशंस। सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होगा, आप एक एक्सप्लांट लोगे, मान लो आपने कोई एक प्लांट लिया। टिश्यू कल्चर में होता क्या है, आपने कोई प्लांट लिया है तो उस प्लांट से ना आप एक, उस प्लांट के एक छोटे से टिश्यू से आप एक पूरा का पूरा नया प्लांट डेवलप करवा सकते हो। आपने मान लो ये वाला पार्ट ले लिया इसका, इतना सा, तो इसको आपने किस तरीके से टेस्ट ट्यूब में लिया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट्स थे, अगार जेल, ठीक है, आपने इसमें रख दिया इस वाले छोटे से टिश्यू को, है ना, आपने इस छोटे से टिश्यू को इसके अंदर रख दिया, तो इट इज एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट में क्या क्या बातें होंगी, पहली बात तो आपने एक्सप्लांट लिया है, वो एक्सप्लांट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लिविंग, पहला पॉइंट, दिस एक्सप्लांट शुड बी लिविंग। सेकंड, इट शुड बी डिसीज फ्री। क्यों डिसीज फ्री, बिकॉज जो माइक्रो प्रोपेगेशन या जो टिश्यू कल्चर हम कर रहे हैं ना, ये एक एसेक्सुअल तरीका है जिसमें क्लोन्स बनते हैं, और अगर मान लो पेरेंटल में ही अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है, तो जो क्लोन्स बनने वाले हैं वो सारा का सारा कचड़ा हो जाएगा, सारा तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिसीज फ्री होना चाहिए, इट शुड बी लिविंग होना चाहिए एक्सप्लांट। ठीक है, और इट शुड बी मेरिस्टेमेटिक पार्ट, अगर हो तो बेस्ट है, मेरिस्टेम हो तो बेस्ट है, बिकॉज मेरिस्टेम ऑलरेडी एक डिवाइडिंग टिश्यू है, तो उसको डिवीजन में और ज्यादा उसकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैन से अगैरोस पहला स्टेप हो गया क्या, एक्सप्लांट ले लिया, फिर आप कराओगे उसकी टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है कि उसका एक डिवाइड कर करके एक कैलस की फॉर्मेशन कर देना, है ना, उस एक छोटे से टिश्यू से एक पूरा का पूरा प्लांट बना देना। कैसे बनाओगे, उस प्लांट में आपके पास ये है एक अगैर जेल आपने इसमें लगा दिया एक्सप्लांट में। अब ये जो प्लांट है इसके रूट्स आना स्टार्ट होंगे, इसके शूट आना स्टार्ट होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा हार्मोन दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, एक टोटीपोटेंट, एक न्यू प्लांट बन जाएगा, एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप एक प्लांट तो बना नहीं रहे, आप तो बहुत सारे प्लांट्स बनाओगे, मतलब प्लांट मतलब इतू सा पार्ट, ऐसा आपने एक बना लिया, दो बना लिया, तीन बना, ऐसे बहुत सारे बनाओगे आप। ठीक है, फिर इनको आप एक नेचुरल हैबिटेट में जाके ग्रो करवा दोगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे बनाओगे, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। एक बनाना, एक छोटे से टिश्यू से एक प्लांट को बनाना, इस टोटीपोटेंसी, ये कैपेसिटी है उस प्लांट की। और माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेना।
उसके बाद सोमा क्लोनल, सोमा मतलब सोमा सेल्स, सोमेटिक सेल्स की मदद से, सोमेटिक सेल्स की मदद से क्लोन्स की फॉर्मेशन आप कर रहे हो, इसीलिए इसे सोमा क्लोनल भी कहते हैं, है ना। क्लोन्स क्यों? बिकॉज एसेक्सुअल तरीका है ये, ठीक है। और लास्ट है वेरिएशंस। अब आप जानते हो कि अगर बार बार एसेक्सुअल क्लोन्स की फॉर्मेशन कर रहे हो तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आए जहाँ पर उसमें वेरिएशंस आ जाए, तो वेरिएशंस भी आ सकती है इसमें, इसलिए इसे कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस, ठीक है। ये हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे? न्यूट्रिशन की बात करोगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपने लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे देखो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास पहली बात तो जो अगर जेल लिया आपने इसमें अमाइनो एसिड होना चाहिए, इसमें अमाइनो एसिड होना चाहिए। दूसरा है इसमें शुगर कंटेंट होना चाहिए, जो आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हो ना टेस्ट ट्यूब में, उसमें शुगर कंटेंट होना चाहिए। इसके अलावा उसमें वाइटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है। चौथा, इसके अंदर आपके हॉर्मोन्स पीजीआर होने चाहिए, जो कि है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन होना चाहिए। और इसके अलावा आप कह सकते हो अमाइनो एसिड, शुगर कंटेंट, विटामिन, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, इसका पीएच जो है वो 5.6 के आसपास होना चाहिए, 5.6। एक स्लाइटली एसिडिक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसका पीएच होता है वो कितना होता है? 5.6 होता है। तो ये कुछ बातें जो है इस अगेरस जेल में होनी चाहिए, देन ओनली योर टिश्यू विल ग्रो वेरी फास्टली, ठीक है। और इसमें आप कहोगे कि 3 कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, अगर को आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट सेम रखा तो इन दैट केस क्या बनेगा? कैलस बन जाएगा। कैलस क्या है? कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास और क्लस्टर ऑफ सेल्स। इसे नहीं पता कि इसे क्या बनना है, ये एक बस एक मास ऑफ सेल बन चुका है जो आगे जाके या तो शूट बन जाएगा या फिर रूट बन जाएगा, इसे नहीं पता क्या बनना है अभी, लेकिन बन जाएगा कुछ ना कुछ आगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आप कहेंगे कि अगर को आपने ऑक्सिन कंटेंट ज्यादा रख दिया एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? रूट की डेवलपमेंट हो जाएगी, रूट डेवलपमेंट होगा। और तीसरा, अगर आपने ऑक्सिन कंटेंट कम रखा साइटोकाइनिन से, सॉरी इस वाले केस में आप कह सकते हो शूट कंटेंट बन जाएगा, शूट। और साइटोकाइनिन अगर आपने ज्यादा रखा तो इन दैट केस रूट डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होंगी डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से हार्मोन्स दिए हैं। आई थिंक यहाँ पे शूट की जगह रूट ही आएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रूट होगा और साइटोसिनिन ज़्यादा है तो शूट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो। तो दिस इज व्हाट इज द सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन। भाई अब आपने जो टेस्ट ट्यूब में ये जो प्लांट बना लिया है ना, इसका ये कैलस बन चुका है, कैलस से इसकी रूट बन जाएगी और शूट बन जाएगी, तो एक छोटा सा प्लांट बन के तैयार हो चुका है ना। अब उस प्लांट को क्या करना है आपको? इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे होगे उसको स्टेरिलाइज रखना है, ठीक है। एक गलती, अगर एक कोई माइक्रोब आया, अगर एक कोई माइक्रोब आया तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस आप कर रहे हो वो सारा खराब हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप इज स्टेरिलाइजेशन। क्या होगा स्टेरिलाइजेशन में? तो इसमें आप यूज करोगे, अगर को इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स अगर आपके पास है तो उसके लिए आप ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल करोगे। क्या होता है ऑटोक्लेविंग में? ऑटोक्लेविंग में आप हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दोनों एक साथ लगाते हो, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों एक साथ लगाते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यूवी रेस का इस्तेमाल करते हो, इसके अलावा आप यूवी रेस का भी इस्तेमाल करते हो फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स। अगर वो लिविंग थिंग है तो आप 0.1% HgCl2 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जस्ट टू स्टेरिलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो ये हो गए 3 स्टेप्स के टिश्यू कल्चर के। इस तरीके से आप टिश्यू कल्चर में एक पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करवाते हो और ग्रो करवाने के बाद आप उसे नेचुरल हैबिटेट में, जब छोटा सा प्लांट बन चुका है ना, तो उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे से आराम आराम से आप उसे एक नेचुरल हैबिटेट में जाके ग्रो करवा दोगे, तो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक टर्म और है जो कि है सोमा क्लोनल, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगली टर्म जो हमारे पास है वो क्या है? सोमा क्लोनल, या फिर जिसे आप कह सकते हो सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक सेल
हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी सोमा क्लोन तो आप पढ़ चुके हो ना, इट्स सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप ना दो सेल्स लोगे, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके ऊपर इसकी कवरिंग भी होगी, दैट इज सेल वॉल, अंदर वाली मेम्ब्रेन हो सकती है, ये होगा इसकी सेल वॉल और ये होगा इसके अंदर की मेम्ब्रेन। सेम इसके साथ भी होगा, ये अंदर होंगे इसके न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप पहले तो इसमें ऐड कर दोगे इन दोनों सेल्स में सेलुलेज या फिर पैक्टिनेज, ये दोनों एंजाइम्स क्या करेंगे, ये इसकी सेल वॉल को या जो भी मेम्ब्रेन होगी उसको डाइजेस्ट कर देंगे, तो डाइजेशन हो गया। अब आप इन दोनों सेल्स को मिक्स करवाना चाहते हो, तो अब आप करा दोगे हाइब्रिडाइजेशन, अब आप करवा दोगे हाइब्रिडाइजेशन। इससे जो आपके पास अब एक सेल मिलेगी, कुछ ऐसी होगी जिसमें आपके दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, एंड इट विल बी 2n स्टेज, इट विल बी 2n स्टेज, और इसके पास दोनों के ही कंटेंट, दोनों के ही वेरिएंट्स आ चुके होंगे। और ये जो हाइब्रिडेशन आप करवा रहे हो किस तरीके से करवा सकते हो, यू कैन जस्ट यूज शेयर इलेक्ट्रोलाइसिस या फोरेसिस आप कह सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या फिर पैग का इस्तेमाल कर सकते हो। पॉलीइथाइलिन होल, ठीक है, पॉलीइथाइलिन का आप ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन दो तरीके से आप इसे आपस में हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं, ओके। एंड देन फाइनली व्हाट यू हैव गॉट, आपको पता है कि इसमें आपने ना ये एक्चुअली क्या लिया, सोमैटिक सेल्स लिए, यहाँ पे सोमैटिक सेल्स की बात हो रही है, तो एक मिनट, यहाँ पे ये आपका 2n होगा, ये भी आपका 2n होगा, तो 2n से 2n आपने मिलाया तो इसकी प्लॉइडी ना 2n से ज़्यादा आएगी, मतलब कुछ 4n या ज़्यादा आएगी। तो सोमैटिक सेल हाइब्रिडेशन में आपकी जो प्लॉइडी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई आती है, और दोनों के कैरेक्टर्स जो है इसमें अब मिक्स हो चुके हैं, इसे कहते हैं क्या, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। तो शेयर वी कंप्लीट ऑल दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। थोड़ा बहुत थ्योरी सी थी, थोड़ा बहुत थ्योरी थी इसमें, थोड़ी बहुत डेटा था, आई थिंक वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और ये प्रॉपर्ली जो नोट्स हमने साथ साथ बनाए हैं, अगर आपने नहीं बनाए हो तो ये नोट्स प्रॉपर्ली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और चेक कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को याद कर रखना, लिखना, टेबल्स से क्वेश्चंस आते हैं वो भी ध्यान रखिएगा, इसी के ऊपर बेस्ड, बिकॉज इट्स अ थ्योरेटिकल टॉपिक। तो अगर मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा भी तो बस मैं आपको टिक टिक करता जाऊंगा, है ना, इसीलिए इट्स बेटर कि मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिस शीट अवेल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, है ना। तो उस शीट में सारे के सारे PYQs होंगे, उन PYQs को अटेम्प्ट करना, आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, क्रॉस चेक करना अपने आप से, अपने फ्रेंड से किसी से क्रॉस चेक करवाना उस चीज़ को, दोस्त से मत करवाना, है ना, वो हेल फेल कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। तो PYQs आप अटेम्प्ट कर लोगे, टेबल्स मैंने आपको दे दिए हैं, याद कर लीजिएगा, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, और हम बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, एंड इफ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक फ्रॉम मी जस्ट लाइक दिस, तो जस्ट सिंपली आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, मेरा नाम लक्ष्य सर, और XYZ जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, या फिर नीट निकेतन, ठीक है, एंड दैट्स ऑल, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। And we'll see you in the upcoming classes. पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, bye bye, take care. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting.